हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम डायस्पोरा को डिस्कस करेंगे। डायस्पोरा का मतलब आप जानते हैं कि जो लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ से हमें कुछ रिमिटेंस वापस भेजते हैं, वहाँ एजुकेशन के लिए जाते हैं या फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। जो भी उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके लिए अपनी कंट्री को आउट माइग्रेट करके वो किसी दूसरी कंट्री में इन माइग्रेट होते हैं। अब यदि यहाँ देखें, पिक्चर आपके सामने है तो यहाँ देखिए, ये 2017 का आपके पास में एक मैप है जिसमें दिया हुआ है कि कंट्रीज चाहे डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, आपको यहाँ से ये पता चलता है कि कौन कौन सी कंट्री से कितने लोग कंट्री को छोड़ के बाहर गए, किसी दूसरी कंट्री में गए। अब सबसे पहले हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के लगभग 16.6 मिलियन जो पीपल है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की 16.6 मिलियन, जो अपनी लैंग्वेज में बात करें तो 1.6 करोड़ लोग जो है आउट माइग्रेट हो चुके हैं कंट्री से बाहर 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, जब इंडिया की बात हम कर रहे हैं कि 16 मिलियन लोग इंडिया को छोड़ के बाहर रह रहे हैं या फिर हमें रिमिटेंसेस भेज रहे हैं या फिर वो जैसे भी पीआईओ बन गए हैं। पीआईओ आप जानते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं, ऐसी उनकी पास में जैसे कोई ग्रीन कार्ड है, काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो उनको किसी दूसरी कंट्री में रहने के लायक बनाती हैं। ठीक है, उनको अथॉरिटी मिल जाती है वहाँ रहने की। तो ऐसे और कंट्रीज देखिए आप, यहाँ पे मैक्सिको है जो यूएसए के नेबरिंग कंट्री है। 13 मिलियन लोग लगभग हमसे कम है जो किसी अदर कंट्रीज में रह रहे हैं मैक्सिको में। तो हमारे पड़ोसी चाइना को देख लीजिए, चाइना के भी 10 मिलियन लोग हैं। रशियन फेडरेशन जो है उसके भी 10.6 मिलियन लोग रशिया से बाहर रह रहे हैं किसी न किसी वजह से, चाहे उनका एजुकेशन हो सकता है, चाहे उनका आप लिविंग के लिए वो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, या फिर वो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन उनकी ऐसी है कि उनका जो ट्रेनिंग है, जैसे कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उनका एकेडमिक करियर कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद में वहाँ अर्निंग्स के लिए रह रहे हैं, अपनी लाइफ वहाँ पे जी रहे हैं। तो ऐसे देखिए, यूके भी है। यूके के जो 5 मिलियन लोग हैं लगभग, वो भी यूके से बाहर रह रहे हैं। तो आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि कंट्रीज डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, वो सब अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी न किसी अपने पॉइंट के लिए, जिसको वो आगे अपनी लाइफ में लेके चलते हैं। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, इंडिया जैसी कंट्री में काफ़ी लोग, जैसे आप गांधी जी की बात कर लें, अदर कंट्रीज़ में आप लेनिन की बात कर लें जो आपका रशियन रशियन फेडरेशन से बिलोंग करते हैं, आप गैरीबोल्डी की बात कर लें, ये लोग अपनी कंट्री से बाहर गए, बाहर जाके इन्होंने एजुकेशन लिया, एकेडमिक करियर वहाँ पे अपना बिल्ड किया, कुछ अपने प्रोफेशन भी किए, जैसे गांधी जी ने अफ्रीका में जाके लॉ की प्रैक्टिस की। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हुए, काफ़ी सारे ऐसे इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हुई जो अदर कंट्रीज़ में गई, वहाँ पे अपना एकेडमिक करियर सेट किया, एस्टेब्लिश किया और वापस अपनी कंट्रीज़ में आए। कुछ लोग वहीं अपने पॉलिटिकल करियर बनाया, जैसे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने जो फर्स्ट पर्सन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कह सकते हैं उसमें पहले इंडिया और इंडियन ओरिजिन के आपके वहाँ पे एक पार्लियामेंट्रियन बने। अभी करंट की बात कर ले तो करंट की बात में आप देख लीजिए, यूएस की आपकी कांग्रेस है, वहाँ पे कमला हैरिस है जो इंडियन ओरिजिन की है और वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करती हैं एक तरीके से। अभी ऋषि सुनक हैं जो आपके ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर है। ऐसी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका भी की भी काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह लीजिए, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन कह लीजिए या फिर कुछ और भी आपके फील्ड ऑफ आपके जो करियर है उसमें लोग वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे काफ़ी रोल प्ले करते हैं वहाँ की इकॉनमी में, और एक कनेक्ट बना हुआ उनका इंडिया के साथ में। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि इंडियन डायस्पोरा जो है अदर कंट्रीज़ में वो कैसे वर्क करता है, हमारे लिए उसके क्या बेनिफिट्स है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका चैलेंजेस उन्हें क्या क्या फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि क्योंकि मेंस के 2020, 2017, 2012 आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्स में बार बार में GS2 में ये क्वेश्चंस पुट किया गया है कि इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड या तो उनके चैलेंजेस क्या है, उन्हें थ्रेट्स क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसे करके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। या तो 150 वर्ड में पूछा गया या 250 वर्ड में पूछा गया है। अब अभी हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 130th दादा भाई नौरोजी की एनिवर्सरी, इलेक्शन ऑफ दादा भाई नौरोजी टू हाउस ऑफ कॉमन्स, उसकी 130वीं एनिवर्सरी मनाई गई 2022 में। तो इसलिए ये टॉपिक था इंडियन डायस्पोरा इन यूके, बट हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे आंसर के लिए, तो हम इंडियन डायस्पोरा को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इंडियन डायस्पोरा का सिग्निफिकेंस और उसके चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक अपने जो टॉपिक्स बनाए थे, तो आपका 10 सेकेंड लगेगा उसको देखने में, अपन उसको देख लेते हैं।
ये देखिए, हाँ। तो यहाँ पे हमने जो टॉपिक बनाए थे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट था आपका इंडिया एंड नेबरिंग रिलेशन, दूसरा था बायलेटरल रिलेशन, थर्ड क्वेश्चन बन सकता है रीजनल रिलेशंस ग्रुपिंग्स के ऊपर, फोर्थ बन सकता है ग्लोबल रिलेशंस ग्रुपिंग्स के ऊपर, और फिफ्थ आपका बनेगा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड डायस्पोरा। तो डायस्पोरा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये टॉपिक डिस्कस करने लायक भी बन जाता है। और लास्ट बनता है आपका एग्रीमेंट्स। तो एग्रीमेंट्स तो हम हर इन जितने भी 5 टॉपिक्स है उसमें बार बार में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये देखिए, इंडियन डायस्पोरा की डेफिनेशन यदि बात करें तो पहले सबसे बात करते हैं डायस्पोरा की डेफिनेशन। डायस्पोरा क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ जिसका मतलब था टू सो ओवर और स्कैटर, मतलब कोई चीज़ फैल जाती है या उसको कहीं अलग अलग जगह बोना, वो डायस्पोरा होता है। लेकिन अब ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की आप दो ही चीज़ें जानते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, फैलने के लिए, वो आपका या तो वो इन माइग्रेशन है या आउट माइग्रेशन है। तो डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज, अब ये अपन ये नहीं कह सकते कि डेवलपिंग कंट्रीज के लोग ही अदर कंट्रीज में आउट माइग्रेट होते हैं। अभी हमने देखा कि यूके जैसी कंट्री के 5 से 6 मिलियन, आपका 5 मिलियन जो पर्सन है वो भी आउट माइग्रेट हुए हैं। तो ये वर्ड हुआ आपका कि कॉमनली अंडरस्टूड चीज़ है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन आपके एनआरआई हो गए या आपके पीआईओज हो गए, जिसे हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या आप कह लीजिए ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इन सब को, जो ओसीआई कार्ड होल्डर है, इन सबको यदि मर्ज करे कैटेगरी में, तो 2015 में इसको सबको मिला के कह दिया गया कि ये अपना इंडियन डायस्पोरा है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो हमारे इंडियन डायस्पोरा की डेफिनेशन हमने कहा कि एनआरआई, पीआईओ और आपके ओसीआई जो हैं वो 2015 के बाद में सभी एक साथ में डायस्पोरा कहलाएंगे। ठीक है। यदि बड़ी टर्म में इसको बात करें तो बड़ी टर्म में बात करने का मतलब ये हुआ कि, एक सेकेंड इसको और जूम कर देता हूँ मैं, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो डायस्पोरा है उसमें काफ़ी सारे लोग उसमें आते हैं, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के हैं या फिर वो इंडियन ओरिजिन के लोगों की आपके बोल सकते हैं कि उनके बच्चे हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में वो पैदा हुआ। अब जैसे बात कर सकते हैं हम यूएस की, तो यूएस में ऐसा एक डेटा है कि हर साल जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें से भी 500,000, मतलब आप कह सकते हैं 500,000 मतलब 5 लाख लोग, ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, तो 5 लाख लोग, 5 लाख बच्चे हर साल जो पैदा होते हैं उनकी कम से कम किसी दूसरे नेशन की उसके पास में सिटीजनशिप होती है, क्योंकि आपको पता है यूएस में ड्यूल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। तो ऐसे काफ़ी वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स है ना, उनको चैलेंजेस है कि नहीं नहीं, यदि कि दूसरी कंट्री के यदि वो पर्सन है, उनके यदि बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको उन्हीं की नेशनल उनका एलिजियंस होना चाहिए या फिर सिटीजनशिप होनी चाहिए, उन्हें यूएस की क्यों मिलनी, क्योंकि वहाँ पे भी अब देखो अभी तो रिसोर्स स्कार्सिटी नहीं है, लेकिन बाद में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है, तो वहाँ पे चैलेंज वो बना हुआ है। ठीक है। अब यदि एक डेटा है थोड़ा सा, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, इसके बेस्ड पे ये देखिए, हाँ, इसके बेस्ड पे आप देख सकते हैं कि इंडिया लीडिंग कंट्री है इंटरनेशनल जो माइग्रेंट होते हैं ना उसकी फील्ड में। ठीक है, 2019 तक ये बना हुआ था और इसका आपके लगभग वही आपने देखा भी 16.5 मिलियन आपका डायस्पोरा है जो बाहर है, अदर कंट्रीज में है। ठीक है। इसके साथ में आप देखिए, अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस आपका देखिए, जब यूके जैसी कंट्री में 2.5% जो पॉपुलेशन है यूके की वो आपकी इंडियन डायस्पोरा की है, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो है, तो इनका इकोनॉमिक स्टेटस भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है वहाँ पे। पॉलिटिकल उनकी जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लॉबी बना के रखते हैं इंडिया के फेवर में, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। एक्टिव पॉलिटिशियन जो वहाँ पे होते हैं वो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बनाए रखते हैं। इनसे फ़ायदे क्या क्या हैं? अब फ़ायदे देखिए कि इंडिया के लोग, इंडिया के जो डायस्पोरा है अदर कंट्रीज़ में रहेगा तो उससे हमें क्या फ़ायदा होना है और जो ओरिजिन की जो नेशन है उसको क्या फ़ायदा होना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आइडेंटिटी जो है ना, ब्रांड इंडिया, मतलब कोई भी चीज़ इंडिया से प्रोड्यूस होकर बाहर कंट्रीज में जाएगी तो वो लोग उसको ज़्यादा बूस्ट करते हैं, उसको ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसका एक्सपेंशन करते हैं, उसको परचेज करते हैं और लोगों को बताते हैं, तो लोगों से भी एक इंडिया का ब्रांड बन जाता है। तो उसमें स्ट्रेंथनिंग होती है ऐसी आपकी, कह सकते हैं इमोशंस में, आपकी कह सकते हैं कि मार्केटिंग में काफ़ी सारा हेल्प मिलता है इससे। इस साथ में इंडियन के जो प्रोडक्ट है उनमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, इंडियन वेज और जो वैल्यूज़ हैं उनमें लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अदर कंट्रीज़ का आप देख सकते हैं कि आपका जो आपके चैतन्य महाप्रभु का जो चलता है इस्कॉन टेम्पल, उसका कितना आपका कह सकते हैं कि इफेक्ट कितना है, पॉपुलैरिटी कितनी है वर्ल्ड में, कि अदर कंट्रीज़ के लोग भी अब इंडिया आने लगे हैं स्पिरिचुअलिटी में अपना इंटरेस्ट लेके। इसके साथ में मेड इन इंडिया की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ सकती है, इससे बढ़ी भी है।
अपने जो एकेडमिक्स में लोग हैं, सोशल सर्विस में लोग हैं, मेडिसिन में लोग हैं, बिजनेस में है, आईटी में है, ये लोग एक्सपीरियंस है इनके पास में नॉलेज है, तो ये हेल्प कर सकते हैं बाहर जाके वर्क करके और वापस अपना एक्सपीरियंस इंडिया में शेयर कर सकते हैं। इसके साथ में इनकी हम कैपेसिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, हेल्थ केयर जैसी रिसर्च में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, ऐसी चीज़ों में हम इन्हेंस कर सकते हैं अपनी कैपेसिटीज़ को, जितना हम जानते हैं उससे और बेहतर बन सकते हैं। इसके साथ में हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूनिक इंसाइट्स इनटू कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि आपको पता है कि जब जिसको बोलते हैं ना वेस्टर्नाइजेशन ऑफ कल्चर या कल्चर का वेस्टर्नाइजेशन, तो उसमें क्या होता है कि अदर कंट्रीज़ में जो प्रोडक्ट है, अदर कंट्रीज़ में जो मर्केंटाइज जो आपके प्रोडक्ट है, वो कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट भी अदर कंट्रीज़ में कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसके साथ में आप देखिए कि कोविड जैसी पेंडेमिक होता है, उसमें इंडिया ने काफ़ी कंट्रीज़ को वैक्सीन डिप्लोमेसी जैसी आपकी हेल्प के थ्रू हेल्थ केयर इमरजेंसीज को टेकल किया था। तो अदर जो इंडियन डायस्पोरा है उसने भी काफ़ी रोल प्ले किया है ऐसी कंडीशंस को, हेल्थ इमरजेंसीज को टेकल करने में। इसके साथ में और सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक वेबसाइट है जहां से मैंने कुछ डेटा लिया है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। हालांकि इसमें टाइम काफ़ी लगेगा आपको, ये 15 to 20 मिनट का रीडिंग टाइम इसमें लगना है। यदि इतना टाइम आपके पास नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे क्लब भी किया है, यहाँ पे डायस्पोरा इट्स डेफिनेशन रिलेवेंस है, तो यहाँ से एक मोटा मोटा रफ आइडिया अपन बाद में ले लेंगे इसी टॉपिक में लास्ट में। दूसरा देखिए, अब सिग्निफिकेंस पे फिर से आते हैं, तो सिग्निफिकेंस ये है कि रिमिटेंस, रिमिटेंस आप जानते हैं कि ऐसा कुछ पैसा होता है जो लोग वहाँ अर्न करते हैं और अपनी ओरिजिन कंट्री है वहाँ पे वापस भेजते हैं। तो वापस भेजने का जो रीजन है वो क्या है, कैसे कैसे हो सकता है वो आपको पता है। या तो नॉलेज है, वहाँ पे गेन किया उन्होंने, रिसोर्सेज वहाँ पे बिल्ड किए, यहाँ पे उनकी आपके कह सकते हैं कि पेट्रोटिज्म कह सकते हैं, नेशनलिज्म कह सकते हैं, ऐसी काफ़ी इमोशनल उनके अटैचमेंट होते हैं ओरिजिन कंट्री से कि वो लोग वापस अपना पैसा भेजते हैं यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं रिमिटेंस। और 2018 में रिमिटेंस इनफ्लो इंडिया में जो था 79 बिलियन था, जो बाद में 82 भी हो गया। और इंडिया जो है रिमिटेंस के मामले में चाइना के बराबर सही रहता है, कई बार तो ऊपर भी रहता है, फर्स्ट रैंक पे इंडिया ही रहता है, जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग फॉरेन में काम करते हैं और वहाँ से वापस पैसा भेजते हैं, उसे बोलते हैं रेमिटेंस, और उसमें टॉप रैंक पे भी इंडिया रहता है, ठीक है। इसके साथ में मैनेज कर सकते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ को। अब इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें जो मैंने आगे डिस्कस किया उसमें आएगा पर्टिकुलर डिजास्टर आएगी, जैसे आपका 2001 का आपका गुजरात का अर्थक्वेक था, ठीक है। 1998 का आपका इजिप्ट में भी एक अर्थक्वेक आया था, ठीक है। ऐसे आपका वो जो यूएस है, यूएस में पर्टिकुलर मुझे इवेंट याद नहीं आ रहा, वहाँ पे भी एक स्ट्रॉम आया था, उसमें भी काफ़ी हेल्प करी थी लोगों ने बाहर से, ठीक है। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, उसमें आपका सोशल कल्चरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो यूके में हो अदर कंट्रीज़ में हो, वो सब नेशनल क्राइसिस के टाइम पे हेल्प करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, ठीक है। और ऐसी काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, जैसे 2004 की सुनामी थी, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली। इंडियन डायस्पोरा है, श्रीलंकन डायस्पोरा, उन्होंने अपनी कंट्रीज़ को, कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसको हेल्प किया फंड रेज करके। लेकिन इसका चैलेंज भी है, इसका चैलेंज ये है कि ऐसा ब्लेम करने को मिलता है, लोग ब्लेम करते हैं, जो आपकी इंटरनेशनल सोसाइटी है वो करती है कि श्रीलंका को जो हेल्प दी गई, उन्होंने लिट्टे को, एलटीटी आप जानते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनका, उसको फिर से रिबिल्ड करने में वो फंड यूटिलाइज किया गवर्नमेंट ने, काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो फंड मिला तो उन्होंने इसको यूज़ किया। गुजरात में भी 2001 का जो अर्थक्वेक आया था, तो उसमें भी ऐसा ब्लेम लगते हैं कि उसके लिए भी जब फंड बना था, फंड रेज हुआ वर्ल्ड लेवल पे, तो वहाँ पे एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट को फिर से इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे हेल्प की गई उस फंड के थ्रू। तो ऐसे काफ़ी एलिगेशंस लगते हैं ऐसी चीज़ों पे, तो आपको पता होना चाहिए। और एग्जांपल यदि आप याद रखें तो आपका चैरिटीज़ है, जैसे अक्षय पात्र है, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है, और प्रथम जैसी कुछ संस्थाएं हैं, वो यहाँ पे फंड रेजिंग जैसा काम करती है नेचुरल कैलेमिटीज़ में हेल्प करने के लिए। इसके साथ में आप देखिए कि ये एजेंट ऑफ चेंज की तरह भी ये जो डायस्पोरा है काम करता है, जैसे कि कुछ फैसिलिटेट करेगा, इन्हेंस करेगा हमारे इन्वेस्टमेंट को कंट्री के अंदर, एफिलेट करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आपको इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आपका फंड्स चाहिए, आपका जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट, इसके साथ में आपका एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ों को अरेंज करके इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है बाई इंडियन डायस्पोरा बीइंग एज एजेंट्स ऑफ चेंज। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि क्या क्या होगा, कंजम्पशन बिहेवियर रूरल एरियाज में भी चेंज कर सकते हैं, इसके थ्रू फैसिलिटेट कर सकते हैं हम ट्रांसनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारे
इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सकता है। कैपिटल इनफ्लो मैंने बताया, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो या फिर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो, फर्म्स हो, उनमें मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंड करके हेल्प की जा सकती है। डायस्पोरा डिप्लोमेसी को यूज किया जा सकता है फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एफ्लुएंस के लिए, जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, प्रो इंडिया लॉबी बना के। इसके साथ में हम प्रमोट कर सकते हैं फ्रिक्वेंट विजिट को, डेलीगेशंस को, कॉन्फ्रेंसेस को गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के लिए, जो कि आपका काम करेगी एज ए ब्रिज या फिर मीडिएटर, जो आपको फैसिलिटेट करेगी, एडवोकेसी करेगी काफ़ी सारी चीज़ों को इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को प्राइमेसी के फॉर्म में रखने में। और क्या चीज़ इसके बेनिफिट हो सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, तो आपका है ये क्रिएट करती है प्रो इंडिया पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो आपकी इसमें प्रो इंडिया लॉबी बनती है। और इसमें सिग्निफिकेंस आप ये देखने को मिल सकता है कि 2021 में जब G7 की समिट हुई तो उसमें भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट वहाँ पे किया गया। तो ये आपका बढ़ता हुआ एक प्रभाव भी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसके साथ में सॉफ्ट पावर के फॉर्म में भी इंडियन डायस्पोरा वर्क कर सकता है। इंडियन कल्चर हो चाहे हमारी ट्रेडिशन हो, वो बेनिफिट कर सकती हैं इंडिया को एज जनरल। ठीक है, और जैसे योगा है, आयुर्वेदा है, इंडियन कुजीन है, और इसके साथ में आपका ग्रेजुअल मेन स्ट्रीमिंग है इंडियन कल्चर की, चाहे वो आपकी सिनेमा के फॉर्म में हो, लैंग्वेज के फॉर्म में हो, रिलीजन के फॉर्म में हो, फिलोसफी हो या परफॉर्मिंग आर्ट हो, इनके थ्रू भी आपका जो इंडियन कल्चर है उसको ग्रेजुअल मेन स्ट्रीमिंग किया जा सकता है। और यहाँ पे इसके लिए काफ़ी और ज़रूरतें भी हैं। अब देखिए इसमें चैलेंजेस हम देखेंगे, तो चैलेंजेस को देखिए उससे पहले देख लें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है। तो गवर्नमेंट ने काम किया है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल बनाया बेटर कम्युनिकेशन के लिए। आपका वैभव समिट जो होती है आपकी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, जो कि आपके एकेडमिशियंस जो होते हैं जो अपना नॉलेज शेयर कर सकें, अपनी रिसर्च को शेयर कर सकें, तो ऐसी चीज़ों के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक आपका समिट भी इंडिया ने किया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ आपकी जो एक्सटर्नल अफेयर आपका विदेश मंत्रालय है, जिसकी हेड पहले सुषमा स्वराज रही, अभी आपको बताना है कौन है, कमेंट करना वीडियो में। इसके साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इसने नो इंडिया प्रोग्राम बनाया ताकि जो डायस्पोरा है वो इंडिया को जान सके, क्योंकि जो लोग जैसे कोई जनरेशन फर्स्ट जनरेशन यहाँ से इंडियन डायस्पोरा बनी बाहर जाके, तो उसकी जो सेकंड या थर्ड जनरेशन होगी वो इंडिया के बारे में इतना नहीं जानती, तो इसलिए नो इंडिया प्रोग्राम उनके लिए चलाया गया है। और इसके साथ में फोर्थ प्रोग्राम आपका प्रवासी कौशल विकास योजना। ठीक है, आपका स्किल डेवलपमेंट के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। कम्युनिटी वेलफेयर फंड भी है जो कम्युनिटीज़ की वेलफेयर के लिए फंड रेज करता है। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज़ भी काफ़ी हेल्प करेगा प्रोटेक्शन में इंडियन कम्युनिटीज़ को अब्रॉड। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। अब देखिए चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में देखिए, चैलेंजेस में बेसिक चैलेंजेस तो आपके ये है कि रेगुलेटरी हर्डल्स बहुत है। जैसे आपका H1 वीज़ा है, वीज़ा नॉर्म्स है, उसमें काफ़ी डिफिकल्ट है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ने तो अभी जाके रिसेंटली इंडियन डायस्पोरा, इंडियन जो ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन लोग हैं या इंडियन पॉपुलेशन है, उसको वहाँ पे अलाउ किया है आने के लिए, रहने के लिए। तो ऐसे रेगुलेटरी हर्डल्स काफ़ी ज़्यादा है और इसके साथ में इंटरेक्शन का लिमिटेड स्कोप है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन डायस्पोरा के लिए। और इसके साथ में डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे वो उसकी रेस को लेके हो, चाहे कॉलोनियल माइंडसेट को लेके हो, ये लोगों के दिमाग में अभी भी भरा हुआ है, तो ये भी चैलेंज बना हुआ है। अगला है डिस्पैरिटी है जॉब्स में, रेशियल एब्यूज़ है, टेररिस्ट ब्रांडिंग भी एक तरीके से होती है काफ़ी सारे डायस्पोरा की, तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके साथ में आपका रिवीजन ऑफ वीज़ा नॉर्म्स पोस्ट ब्रेग्जिट, ये भी चैलेंज बना हुआ है। लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है लोकल पॉलिटिक्स में, चाहे वो भले हो मेयर लेवल पे ही, तो मेयर लेवल पे भी उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हैं। इसके साथ में हम कुछ डिस्कस करते हैं चीज़ें जो मैंने अलग से क्लब की हैं, फिर हम वे फॉरवर्ड इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वहाँ अब चलते हैं हम। तो ये देखिए, ये आपका ब्रॉड टर्म में अपना टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इन ए रेंज ऑफ पॉलिसी एरिया टुडे, फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन हो, वहाँ पे डायस्पोरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी नीड्स भी बढ़ रही है। अब देखिए काफ़ी सारी आपकी, यदि आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपने पढ़ा हो, पॉपुलेशन के बारे में आपको मालूम हो, तो कई कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव है, कई कंट्रीज़ की एक से भी कम है। आपका जो ग्रोथ रेट है, डिकेडल ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट है, एक से भी कम है उनकी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एजिंग हो रही है, मतलब बूढ़ी ज़्यादा हो रही है, तो उनको फिर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, उनका हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उनके लिए वो लोग कहाँ से आएंगे जो उनके लिए वर्क कर सके, उनकी इकोनॉमी को ग्रो कर सके, तो वहाँ पे काम करता है इन माइग्रेशन। ठीक है, इन माइग्रेशन तो वो तभी पॉसिबल है जब आप उनके लिए एक पॉलिसीज़, कन्वीनियंट पॉलिसीज़ बनाए कि हाँ आप आ सकते हैं यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, और इससे उनको हेल्प भी मिलेगा। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प मिल सकता है कि अदर कंट्रीज़ में वो जाके नॉलेज लें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें, फिर वापस कंट्री में आ जाए। तो इसके लिए काफ़ी प्रोग्राम भी चलाया था, तो उसको मैं अभी फिर से डिस्कस करेंगे इसमें।
इसके साथ में काफ़ी एक इशू भी है स्वेलिंग माइग्रेंट नंबर्स का, और इससे काफ़ी वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें चैलेंज देखने को मिलते हैं। इससे हेल्प भी मिलती है कंट्रीज़ को, डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट्स को, जो कि अभी इमर्ज हुए हैं आफ्टर कम्युनिस्ट रिजीम। ठीक है, इसके साथ में आप ये देखिए कि पर्टिकुलर मैं आपको एक एग्जांपल्स बता देता हूँ जो हमें डिस्कस करने हैं, बाकी टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ से इसको मैं ड्राइव पे इसको अपलोड कर दूंगा और आपको एक इसका लिंक शेयर कर दूंगा वेबसाइट का, मैंने आपको ये शेयर कर ही दिया है। अब देखिए काफ़ी सारे चैलेंजेस ऐसे होते हैं कि लोग अपनी जो डायस्पोरा है ना उसको अदर कंट्रीज में अपने बेनिफिट के लिए, जैसे पॉलिटिकल बेनिफिट हो सकता है, जैसे आपका केनिया का जो प्रेसिडेंट थे मबावी किबाकी, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। तो 2002 की इनका जो इनॉग्रल स्पीच था ना, उन्होंने किया था कि जितने भी केन्या के जो लोग हैं बाहर हैं उनको अपील किया टू ज्वाइन अस इन नेशन बिल्डिंग, मतलब कि हम नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। वो जो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा कि बोले जो केन्या के लोग बाहर रह रहे हैं, जो केनीज जो आपका डायस्पोरा है, वो उनकी नेशन बिल्डिंग में हेल्प करे। तो ऐसी काफ़ी सारी अपील्स होती हैं। 2004 में आपका एक कंट्री है जिसमें उसको है क्रोएशिया, तो क्रोएशिया में फंड रेज के लिए हेल्प मांगी गई, और वो आदमी था फंजो टुडमैन, इसका प्रोनाउंसिएशन या शायद ये तुजमैन है या फिर टुडमैन है। इसने अपील किया तो इन्हें हेल्प मिला $4 मिलियन का। इससे ये पॉलिटिक्स में वहाँ पे रूलिंग पार्टी के फॉर्म में खड़े हुए, जीते, और इसके बाद में इन्होंने 120 सीट की इनकी जो पार्लियामेंट कह सकते हैं उसमें 12 सीटें इन्होंने इनका जो क्रोएशियन डायस्पोरा था उसको अलॉट कर दी कि भाई आप जो पीआईओ हुए उनके उनके जो भी जो फॉरेन में रहने वाले लोग हुए उनके लिए 120 में से 12 सीटें, आप देखिए 10% उनको रिजर्वेशन दे दिया। तो ऐसी काफ़ी सारी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इराक के इलेक्शन में 2005 में आपको पता है इराक से बहुत ज़्यादा आउट माइग्रेशन हुआ है, तो फिर भी इराक के इलेक्शन में इराक की जो रूलिंग पार्टी थी उसने अलाउ किया कि जो लोग आउट माइग्रेट हो चुके हैं वो वहाँ की एम्बेसी में जाके, इराक की एम्बेसी जितनी भी कंट्रीज में जहाँ पे आउट माइग्रेटेड लोग रह रहे हैं वहाँ जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। तो इसने उस रूलिंग पार्टी को काफ़ी हेल्प किया। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपका ये है तुर्की में 1970s में एक टॉक 10 नाम से एक प्रोग्राम चालू हुआ, जो कि आपका यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपेट्रिएट आपका नेशनल्स है। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो नॉलेज वापस अपनी कंट्री में आके शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कुछ वीक के लिए हो चाहे कुछ महीने के लिए हो, ऐसे कुछ अपने कंट्री में रह सकते हैं, कंट्री ऑफ ओरिजिन में। और ऐसा 1970 में तुर्की ने स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक लगभग 50 कंट्रीज ने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, मैंने एग्जांपल बताया आपको 1999 का तुर्की का आपका अर्थक्वेक आया था, और आपका हुरिकेन आया था मिताची सेंट्रल अमेरिका में इन 1998। इसके साथ में आपका इंडियन स्टेट गुजरात में भी अर्थक्वेक आया था 2001 में, और 2004 में आपकी एशियन सुनामी आई थी जिसने श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़ को इम्पैक्ट किया। तो यहाँ से लोग आउट माइग्रेट हुए, यहाँ के डायस्पोरा ने इनके लिए फंड रेज किया और इनके लिए हेल्प की भी काफ़ी सारी कोशिशें की। इसके साथ में आप कंक्लूजन की फॉर्म में देख सकते हैं कि ये लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, अपनी कंट्री के बाहर रहते हैं, लेकिन इनके जो पेरेंट्स के होम कंट्री है, जो मतलब इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, वहाँ से इनका अटैचमेंट रहता है। सोशो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है उससे भी इनका अटैचमेंट रहता है। तो ये इसके कंक्लूजन में हम देख सकते हैं, और कंक्लूजन के पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ देखेंगे कि हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं बायलैटरल रिलेशंस को, ताकि हमारे डायस्पोरा को कोई चैलेंजेस देखने को नहीं मिले। हम नेविगेट कर सकते हैं वीज़ा प्रॉब्लम्स को फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़ ब्रिंग करने के लिए, एड्रेस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को जो ब्लू कॉलर वर्किंग ओवरसीज़ है। आपको पता है ब्लू कॉलर है, रेड कॉलर है, वाइट कॉलर है, ब्लैक कॉलर जॉब है, ऐसी पता है। तो आपको ब्लू कॉलर आपको पता होता है कि सर्विस सेक्टर की जो जॉब होती है काफ़ी, उसको यहाँ पे अपन एड्रेस करने की उनकी प्रॉब्लम्स उनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। चाहे उनका आप स्टैंडर्ड लेबर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट बनाने की बात करनी हो, नेगोशिएट करने की बात करनी हो, या फिर आपका मॉनिटरिंग और सुपरविजन की ज़रूरत हो ओवरसीज़ वर्कर्स की, जो कि हमारे जो मिशंस है उसमें काम कर रहे हैं, या फिर कंपलसरी इंश्योरेंस स्कीम ऐसा लागू करने की ज़रूरत हो जो कवर करे इनके अपने जो ओवरसीज़ वर्कर्स हैं उनकी रिस्क को, या फिर हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो कोऑपरेट करें इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए लोकल प्रॉब्लम्स को जो एनआरआई फेस करते हैं यहाँ आके। और इसके साथ में हमें इकोनॉमिक लेवल पे डायस्पोरा से कनेक्ट रहने की, डायस्पोरा को कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे हम जो डायस्पोरिक प्रोफेशनल्स हैं जो सीनियर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो हेल्प कर सके हमें इंडिया को प्रमोट करने में, इम्पोर्ट डेस्टिनेशन अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं उनको आपके प्रमोट करने के लिए। इसके साथ में हम कंडक्ट कर सकते हैं आउटरीच एंड इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ताकि अपना जो डायस्पोरा है वो एजुकेट हो सके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में।
फैसिलिटेट कर सकते हैं हम डिस्कशंस को, ताकि हम इन्फॉर्म कर सके पब्लिक पॉलिसीज़ को इंडिया में। फोकस कर सकते हैं इंगेज करने में ग्रोइंग डायस्पोरा को इमर्जिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पे अभी डायस्पोरा इमर्ज हो रहा है। इंप्रूव कर सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, और इसके साथ में हम गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करके, ताकि हम एनआरआई और पीआईओ जो है उनकी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं इंडिया में। और एक लास्ट आप याद रखें, आईसीसीआर, एक आपका इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये काउंसिल है, ये रिश्तों को और गहरा कर सकती है और मजबूत कर सकती है डायस्पोरा के साथ में बाय एक्सपेंडिंग स्कोप एंड एक्टिविटीज ऑफ कल्चरल सेंटर्स। तो ये भी चीज़ आपको याद रखने लायक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन आईसीसीआर। ठीक है, इसको आप याद रखें। एस्टेब्लिश कर सकते हैं प्रवासी भारतीय भवन, जो प्रोवाइड कर सकता है वेन्यू फॉर कमोमरेट करने के लिए हिस्ट्री हो, चाहे अपनी अचीवमेंट हो डायस्पोरा की, उनको एज ए काम कर सकता है फोकल पॉइंट की तरह प्रमोट करने के लिए। स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इंडिया एंड डायस्पोरा, तो इंडिया डायस्पोरा के स्ट्रॉन्ग लिंक को मजबूत करने के लिए फोकल पॉइंट की तरह काम कर सकता है प्रवासी भारतीय भवन, जो आपको एक एज ए वेन्यू भी प्रोवाइड करेगा, एज ए वेन्यू की तरह भी काम करेगा, ताकि हिस्ट्री और अचीवमेंट जो है डायस्पोरा की, उनको वहाँ पे कमोमरेट किया जा सके, उनको वहाँ पे एंजॉय किया जा सके। तो इन चीज़ों के लिए आपको गवर्नमेंट को पब्लिक पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारा टॉपिक इस तरह कंप्लीट हुआ डायस्पोरा का, और आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया। इसके आप नोट्स बना लें, वो पीडीएफ का जो लिंक है, वो जो पेज का लिंक है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, ये क्योंकि ये टॉपिक भी इग्नोर करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया 5 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी 3 in 1 है, मतलब 30% फ्रिक्वेंसी है कि हर, मतलब यदि 3 क्वेश्चन आ रहा तो उसमें इसका रूल जरूर होगा। और हर क्वेश्चन, जब इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस ही करेंगे ना अपन, 40 टू 50 मार्क्स के बीच में आईआर आपका आता है, तो यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा का रोल तो काफ़ी ज़्यादा होता है। बस आपको जरूरत जो है वो है आपको एग्जाम्पल्स याद करने की, बिकॉज आईआर में आंसर सबको आते हैं। इवन जो पर्सन स्टार्ट किया प्रिपरेशन वो भी लिख सकता है कि रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, डायस्पोरा का रोल क्या है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बेस्ट एग्जाम्पल्स आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं आपके आंसर के लिए, वही आपका वैल्यू एड करेंगे, और आपका जो मार्क्स आ रहा है उसमें हाफ मार्क्स प्लस हो, ऐसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलो, आई होप आपने ये जो सेशन है ये आपने देख लिया, नोट्स बना लिए। आगे भी हम इस सीरीज में और वीडियोस लाएंगे, जो आएंगे आपकी सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, जिसको 5 मिनट में डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ आप डिस्कस करेंगे इसके आगे, वो है आपका लास्ट टॉपिक इस नवंबर मंथ की मैगजीन का, वो है इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। तो यहाँ पे हम यूएन को लगभग कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, उसका रोल क्या है और हमने क्या रोल प्ले किया है यूएन के साथ में। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को लाइक करें और थोड़ा कमेंट करें और बताएं मुझे। और मैंने आपको एक चीज़ पूछा था कि इंडिया का रैंक क्या है आपका उसमें रिमिटेंस गेन करने में, तो आप वो भी आप कमेंट में यहाँ पे लिख सकते हैं।